हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कॉमर्स ज्योति कॉमर्स क्लासेस है यूट्यूब चैनल पर। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं एनडीए नेट का सिलेबस के बारे में। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे यूनिट 1। ये क्या है? यूनिट 1 कॉमर्स से रिलेटेड एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस 2023 इन डिटेल। ठीक है जी। तो इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका पहला यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसका क्या है? पहला यूनिट है। तो इसमें आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, वन बाय वन मैं इसको सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। पहले एक यूनिट को खत्म करेंगे, फिर दूसरी यूनिट को फिनिश करेंगे, फिर तीसरी यूनिट को फिनिश करेंगे। इस तरह हम डेली क्लासेस होंगी और इसी यूट्यूब चैनल पर होंगी और अपना सारा कुछ जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हम पढ़ेंगे आज कंसेप्ट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है जी। इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन आज हम इकोनॉमिक सिस्टम तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। चलिए पढ़ते हैं, होता क्या है। हाँ जी, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को इफेक्ट करता हो। ठीक है, जो बिजनेस के कंट्रोल में ना हो। ठीक है जी, ये क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होती हैं। ठीक है, और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ वो जुड़ी होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है सम ऑफ टोटल ऑल द इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंडिविजुअल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड अदर फोर्स, अदर फैक्टर्स हैं दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। जो बिजनेस इंटरप्राइज के क्या है? आउटसाइड ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है। ठीक है जी। बट इंटरप्राइज डिपेंड अपॉन देम। इंटरप्राइज पर क्या करता है? डिपेंड करता है, मतलब उनके बिना वो ग्रो नहीं कर सकता। दे इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस। वो सारी की सारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस का मतलब उसका चलना, उसका ग्रो करना डिपेंड करता है उन उन फैक्टर्स पर। तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? फोर्स विच कंस्टिट्यूट बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में? सप्लायर होते हैं, कॉम्पिटिटर होता है, कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, मीडिया होता है, गवर्नमेंट होती है, कस्टमर्स होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, मार्केट कंडीशन कैसी है, इन्वेस्टर्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्सट्रीमली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। ये समझ में आया कि क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं। मीनिंग यही था। ओके, चलिए इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो बिजनेस ऑपरेशंस को हम सरवाइव तब तक नहीं कर सकते जब तक हम कॉन्फिडेंट ना हो। मीन एक अकेला इंटरप्राइज खुद में ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसको बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स की भी जरूरत होती है जिससे वो अपने बिजनेस को क्या करे? ग्रो कर सकता है। तो उसके लिए गुड नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी होता है बिजनेस को, कि वो अपना जो मैनेजर है वो अपना जो अपॉर्चुनिटी है, थ्रीट है, उन सबको पहचान पाए। तो चलिए क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी कर लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, हाँ जी, फर्स्ट है इट हेल्प आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड मेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज आई हैं, मीन जो जो हमारे पास ऑप्शन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के थ्रू हम अपॉर्चुनिटीज का इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हमें फास्ट इंटरनेट की जरूरत है। फास्ट मूव, जो फर्स्ट मूवर होएगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, सबसे पहले ऑनलाइन सेलिंग शुरू किया था, तो उसको क्या मिलती है? उसको हेल्प मिलती है उससे। एडवांटेज बाय प्रोवाइडिंग द 4G स्पीड। अगर आप 4G स्पीड प्रोवाइड करते हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो यूजर फॉलो द वोडाफोन एंड आइडिया। जैसे कि आपका जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, अगर आप, अब तो 5G भी आ गया, अगर आप 5G प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे क्या होगा? आपका जो सिम है वो ज़्यादा सेल होएगी। ठीक है। उसके बाद इट हेल्प द फर्म आइडेंटिफाई थ्रीट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स।
इससे हमें पहले से पहले ही क्या पता चल जाती है, थ्रेट एंड वार्निंग पता चल जाती है। जैसे कि हमारा कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है तो उसको हमें पता चल जाता है कि क्या थ्रेट है, क्या वार्निंग्स हैं, जिससे हम चेंज कर सके अपने बिजनेस में। फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले से ही हम गैस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है इट हेल्प इन द ट्रैपिंग द यूजफुल रिसोर्स। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज अवेलेबल द रिसोर्स, उनके पास रिसोर्स होते हैं, जैसे कि इनपुट इन्वायरमेंट से वो लेता है एंड कन्वर्ट करता है उनको यूजफुल आउटपुट रिसोर्स में, जो प्रोवाइड किए जाते हैं सोसाइटी को। ठीक है, तो एक ट्रैपिंग करने में रिसोर्स का ये हेल्प करता है। तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वेरियस इनपुट, जैसे कि फाइनेंस हुआ, मशीन हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, पावर हुआ, वाटर हुआ, लेबर हुआ, उन सबको यूज करके उनसे वो आउटपुट निकालता है और सोसाइटी को प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये हेल्प करता है कॉपिंग द रैपिड चेंज। ठीक है जी, जैसे जैसे हमारे एनवायरमेंट रैपिड चेंज होते हैं, इंडस्ट्री गेटिंग इफेक्ट बाय चेंजिंग द मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती है उसके साथ साथ वो अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज करना चाहता है उसको चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वो अपने क्या कर सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ते हैं, हेल्प करता है ये असिस्ट करने में प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमने सक्सेस लेनी है तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटी थ्रीट के बारे में वो देखते हुए अपना बिजनेस का प्लानिंग करना होगा, पॉलिसी बनानी होंगी रिगार्डिंग टू फ्यूचर। ठीक है, जैसे हम फ्यूचर में क्या कर सके, डिसीजन ले सकें, डिसीजन फ्यूचर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में परफॉर्मेंस को। अगर हमने इन्वायरमेंट के बारे में फुल स्टडी किया है तो ये क्या करता है, रिवील द सक्सेस ऑफ एनी इंटरप्राइज क्लोजली बॉन्ड विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होगा उसी के हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर देंगे, तो ये इम्प्रूव हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। चलिए जी, ये हुआ इसका इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ लेते हैं फ्यूचर क्या होता है। टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है एवरीथिंग विच इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है, एक्सटर्नली फोर्स होते हैं, मीन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टोटली या फिर कुछ परसेंट एवरीथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का लेबर बाहर से आएगा, सप्लायर बाहर से आएगा, मटेरियल बाहर से आएगा, सारा कुछ बाहर से आता है, तो ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। सारे फैक्टर्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसे कि पेप्सी एंड कोको कोला एग्जाम्पल लेते हैं, गॉट परमिशन टू सेट अप देयर बिजनेस इन द इंडिया। पेप्सी ने और कोको कोला ने क्या किया, परमिशन लिया कि वो अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हैं इंडिया में। इट वुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर दैम, वो उनके लिए क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है जी, थ्री फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरर्स, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कि गोल्ड स्पोर्ट्स, कैंपा कोला, उनके लिए क्या थी, एक थ्रीट थी। तो इस तरह इसका टोटली एक्सटर्नली फोर्सेस होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं स्पेसिक एंड जनरल फोर्सेस। इसमें कुछ स्पेसिक मतलब स्पेसली होते हैं। स्पेसिक फोर्स क्या होते हैं, आर द फोर्सेस विच आर डायरेक्टली इफेक्ट द ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। ऐसे फोर्सेस जो डायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि सप्लायर हो गए, इसको इफेक्ट करेंगे, कस्टमर्स इफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटर्स, फाइनेंसर्स जो होते हैं डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज को क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं जनरल फोर्सेस, आर दोज फोर्सेस विच आर इनडायरेक्टली इफेक्ट। ये क्या करते हैं जी, इनडायरेक्टली। वो क्या करते थे डायरेक्टली, और ये क्या करते हैं इनडायरेक्टली, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हो गए। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट फोर्सेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी फोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। एक कंपोनेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट करता है दूसरे कंपोनेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, इंक्रीज द लाइफ, आपने लाइफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल्स को इंक्रीज करना है, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ,
वो अपने हेल्थ को लेकर मतलब योगा वगैरह करें, मेडिटेशन करें, हेल्थ को लेकर आपने उसको क्या कराना है, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। इंक्रीज द डिमांड फॉर एनी हेल्थ प्रोडक्ट, क्योंकि आप हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपना हेल्थ कॉन्शियसनेस इंक्रीज करनी है इन द पीपल्स। तो उसके लिए आपको जैसे लाइक डाइट देना होगा, कोक, एविल ऑयल, ऑयल, ठीक है, हेल्थी प्रोडक्ट को सेल करना होगा। मीन एक इफेक्ट करता है दूसरे पर। उसके बाद बढ़ते हैं डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, ठीक है, चेंजिंग इन टर्म, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, शिफ्ट वगैरह चेंज होते रहते हैं। अनसर्टेनिटी, change in the business environment cannot be predicted accurately because of the future uncertain। फ्यूचर क्या होता है हमारा, अनसर्टेन होता है, इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्यूरेटली प्रेडिकेट नहीं कर सकते कि हमारा फ्यूचर कैसा होएगा। ठीक है, जैसे कि हमने कोई क्या किया, देयर हैज बीन ए शार्प डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ एंड्रॉइड स्मार्टफोन। आप कोई स्मार्टफोन सेल करते हो, आपने उसका प्राइस डिक्लाइन कर दिया ड्यू टू एंट्री ऑफ मैनी कंपनीज, क्योंकि बहुत सारी कंपनी चेंज सॉरी एंट्री कर रही थी। ठीक है, जैसे कि आप कोई स्मार्टफोन बनाते हो तो नई नई कंपनी आ रही थी, तो इसलिए आपने डिक्लाइन कर दिया। अब ये तो नहीं है कि फ्यूचर में ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। चलिए कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट जो होता है इंटर रिलेटेड होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक मीन चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया यही। तो इसको डिफिकल्ट होता है समझना बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिजनेस एनवायरनमेंट एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एंड मैक्रो, ये हो गया माइक्रो और ये हो गया मैक्रो। चलिए पढ़ते हैं। स्कैनिंग किसे कहते हैं? Business environment scanning can be defined as the process by which organization monitor the relevant environment to identify the opportunity and threat affecting the business for purpose of taking the strategy decisions। और में आया, इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, जिससे आप रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज निकाल सकें, थ्रीट निकाल सकें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है जी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करती हैं। जैसे कि जियो ने क्या किया, एग्जांपल के तौर पर पढ़ लेते हैं। जियो ने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज थी उसके पास कि लो लॉस्ट 4G पेनिट्रेशन, उसने फ्री में जियो की सिम सेल कर दी थी। अब लोगों के वो हाथ लग गई तो उसके रिचार्ज कराते हैं। ठीक है, तो जियो के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी ये, और एयरटेल के लिए क्या था, थ्रीट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है जी, बियॉन्ड इट्स कंट्रोल टू द लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट क्लासीफाई किया गया है, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हम ले सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल जो हमारा, सपोज करिए एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट के को लेते हैं, ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ज्योति कॉमर्स क्लासेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, इंटरनल हो गए, क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तो बहुत सारे एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल क्या हो गया, इसका खुद का इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल क्या हो गया, जो इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर्स वगैरह, सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, देखिए इससे ज्यादा क्लियर हो जाए। हाँ जी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, टास्क इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। सपोज इसको जूम कर लेते हैं हम थोड़ा सा, हो पाएगा तो, अरे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो अरे हो गया, देखिए देखिए। हाँ जी,
तो ऑनर ऑफ द एम्प्लॉइज, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है कोई। ऑनर्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बॉर्डर ऑफ द डायरेक्टर्स कल्चर्स। तो इसमें कंप्यूटर हो गए, ये इंटरनल में आते हैं। कस्टमर हो गए, ठीक है, सप्लायर हो गया, स्ट्रेटेजिक मार्क पार्टनर्स हो गए एंड रेगुलेशन हो गया। उसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो में क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, कल्चर्स, पॉलिटिकल एंड उसके बाद पढ़ते हैं वन सेकेंड, ये जूम हो गया है थोड़ा, मेरे को ये छोटा करना। हाँ भाई, इतना भी छोटा ना हो। ओके, देखिए उसके बाद पढ़ते हैं हमने इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है। जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, जो इन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल का मैक्रो पार्ट पढ़ते हैं, माइक्रो सॉरी, माइक्रो क्या होता है, कंसिस्ट दोज फैक्टर्स, वो ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं फर्म पर, जैसे कि हमारे सप्लायर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया फर्म का। मैक्रो एनवायरनमेंट ऑल्सो नोन एज टास्क एनवायरनमेंट, देखिए इससे समझ में आया। तो ये वाले क्या है, मैक्रो है, तो एक्सटर्नल लेकिन क्या है, मैक्रो। ओके, समझ में आया। कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, सप्लायर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, रेगुलेशन, ये क्या है, मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट ऑल द फर्म इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज इक्विवेलेंट द मैनर। मीन जो मैक्रो इन्वायरमेंट्स में जो फैक्टर्स होते हैं वो एक फर्म को जैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरी फर्म को ही उसी तरह इफेक्ट करेंगे। देर इज शॉर्टेज ऑफ वीट प्रोडक्शन इन अ कंट्री, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर शॉर्टेज है वीट प्रोडक्शन की किसी कंट्री में, दैट इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द ब्रेड मेकिंग। तो ये किसको इफेक्ट करेगा, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, बट टेलीकॉम इंडस्ट्री को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मैक्रो, मैक्रोस लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को, उसको क्या बोलते हैं, एज होल, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट। इसको हम जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि जीएसटी हो गया हमारा, ठीक है। इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को सेम इफेक्ट करते हैं। समझ में आया। मैक्रो क्या थे, सॉरी माइक्रो क्या थे, माइक्रो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर रहे थे, बट मैक्रो क्या है, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर रहे थे। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या पढ़ते हैं, इंटरनल। इंटरनली, इंटरनल से समझ आता है इंटरनली, मीन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। हाँ जी, ये डील करता है किसके साथ, विजन के साथ, मिशन के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का कैसा है, फिजिकल रिसोर्स उसके पास कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, इंक्लूड करता है कल्चर को एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट को। समझ में आया। जैसे कि हाँ जी, टीम वर्क हो गया, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या है, ये सब क्या है इंटरनली, जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं 6M, 6M ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। 6M में क्या क्या इंक्लूड होता है, मेन, मैन ह्यूमन रिसोर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, मॉनेटरी फैक्टर्स मतलब मनी, फाइनेंशियल फैक्टर्स, मार्केटिंग रिसोर्स, मशीनरी, फिजिकल असेट्स, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स एंड नेचर्स, मिसलेनियस फैक्टर्स जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, वैल्यू सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फैक्टर्स।
हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट का एनालिसिस क्या होता है। Environment analysis refer to the process of identify the internal and external elements। ये क्या होता है, जिसमें हम इंटरनल एक्सटर्नल एलिमेंट्स को निकालते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की। एनालिसिस इफेक्ट करते हैं मैं फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजी, हमने स्ट्रेटेजी बनाने में ये हेल्प करते हैं, रीजन लेने में, ठीक है, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको निकालने में, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, थ्रेट को मिनिमाइज करने में, ठीक है, वीकनेसेस को देखने में। ये क्या हो गया, एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना। चलिए, इसमें है एक टेक्निक्स है जिसे हम बोलते हैं पेस्टियल। पेस्टियल एनालिसिस क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब जो सारे की सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल एंड कल्चर, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, ई से इन्वायरमेंटल, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, देखिए, पी से हो गया पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल एंड कल्चर, टी से टेक्नोलॉजी, एल से लीगल एंड ई से इन्वायरमेंटल। हाँ जी, ये हो गया पेस्ट मैट्रिक्स। पॉलिटिकल में क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज, करंट एंड फ्यूचर टैक्स पॉलिसी कैसी है, रेगुलेटरी कैसी हैं। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज कैसे हैं, एंड थ्रस्ट एरिया ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। उसके बाद सोशल, सोशल में लाइफस्टाइल, ट्रेंड, डेमोग्राफिक्स, कंज्यूमर्स का एटीट्यूड कैसा है, ओपिनियन कैसा है, ब्रांड, कंपनी, टेक्नोलॉजी, इमेज, कस्टमर्स बाइंग पैटर्न्स, एथिक्स कैसे हैं वहाँ के, रिलीजियस कैसा है, मीडिया व्यू एंड परसेप्शन कैसा है। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, मार्केट एंड ट्रेंड साइकिल कैसा है, इंडस्ट्री फैक्टर कैसे हैं, कस्टमर्स एंड यूजर ड्राइवर्स कैसा है, इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट क्या है, इन्फ्लेक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कस्टमर्स स्पेंडिंग। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, रिप्लेसमेंट, maturity of technology, manufacturing maturity, capacity, innovations, technology access, licensing, patent, intellectual property right and copyright। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं लीगल। लीगल में हम पढ़ते हैं लॉ से रिलेटेड, लॉ गवर्नमेंट जो बनाती है, जैसे कि बिजनेस का एंड कॉर्पोरेट लॉ क्या है, एम्प्लॉयमेंट्स लॉ कैसे हैं, कंपटीशन लॉ कैसा है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ कैसा है, इंटरनल एंड थ्रेट रीजनल लेजिस्लेशंस। उसके बाद एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल इशू, गवर्नमेंट सॉरी इन्वायरमेंटल रिजॉर्ट्स, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस, एनर्जी कंजप्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल कैसा है। ओके, चलिए, उसके बाद पढ़ते हैं आगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट मूवर मीन, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, फर्स्ट प्रोवाइड किया था ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड डिलीवरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एंड गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो सबसे पहले चलता है उस लाइन पर, ठीक है, उसको क्या क्या एडवांटेज मिलता है, तो वार्न करता है, ठीक है, स्पेसिफिक मार्केट इंडस्ट्रीज, एक स्पेसिफिक पोजीशन, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, कस्टमर लॉयल्टी उसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि ये हो गया, देखिए ये पीछे पीछे आ रहे हैं, अमेजोन आ गया, मीशो आ गया, ठीक है, और भी जो भी है। सबसे पहले कौन आया था, फ्लिपकार्ट। उसके पैरों पर चलते हुए, पैरों के कदमों पर चलते हुए कौन आया, मीशो, अमेजोन, ठीक है। चलिए, उसके बाद पढ़ते हैं स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस एक अल्टरनेटिवली शॉर्ट मैट्रिक्स होता है जो हमें क्या बताता है, प्लानिंग मेथड्स यूज टू असेस द स्ट्रेंथ। इसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट इन बिजनेस
वेंचर्स। मतलब किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपना स्वेट एनालिसिस करना जरूरी है। मीन उसके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट है। स्ट्रेंथ इन्हांस करते हैं, स्ट्रेंथ को हमने इन्हांस करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और वीकनेसेस को एलिमिनेट, कम से कम करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए और थ्रेट को अवॉइड करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, अवॉइडिंग द चैलेंज ऑफ थ्रेट। ठीक है, थ्रेट को हमने सबसे कम करना है, अवॉइड करना है। हाँ जी, देखिए ये कुछ इस तरह है। देखिए अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल एंड पॉजिटिव। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो एक्सटर्नली मिलेगी लेकिन पॉजिटिव है। थ्रेट है, एक्सटर्नली मिलेगी लेकिन नेगेटिव पॉइंट है। स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनली आपकी स्ट्रेंथ होती है और पॉजिटिव होता है। वीकनेस इंटरनली होती है लेकिन नेगेटिव होता है, क्योंकि वीकनेस क्या है, हमारे ग्रो को कम करेगी। तो स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास स्ट्रेंथ भी है और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, मीन आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी हैं और आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी आपको दिख रही है, तो बल्ले बल्ले है। तो कस्टमर्स कंपनी स्ट्रेंथ कर सकती है, यूज कर सकती है अपना मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई। तो वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेगी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए, सिंपल। उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ तो है आपके पास लेकिन थ्रेट है। हाउ कैन यू यूज द कंपनी स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को किस में लगाओगे, अपनी थ्रेट को मिनिमाइज करने में। वीकनेस, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है, व्हाट एक्शंस कैन यू टेक टू मिनिमाइज द कंपनी वीकनेस। आपको एक्शन लेना होगा जितने भी आपके पास पॉसिबल हैं। वह वीकनेसेस है, समझा। तो आपको क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करने के लिए, जिससे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को निकाल सको। उसके बाद है वीकनेस एंड थ्रेट, दोनों नेगेटिव हो गए। हाउ कैन यू मिनिमाइज वीकनेसेस एंड अवॉइड द थ्रेट टू यू आइडेंटिफाई। आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे। वीकनेस को क्या करना करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, और थ्रेट को अवॉइड करना पड़ेगा। ओके हाँ जी, कुक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। प्रोसीजर्स डिजाइन टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव्स एंड प्लानर टू कीप साइड बाय साइड चेंज इट्स implications for organization strategy, policies, borders and comprehensive analysis करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। हाँ जी, 5 फोर्स मॉडल ऑफ द माइकल पोर्टर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसने दिया था और कब दिया था, क्या क्या पॉइंट्स थे, चलिए पढ़ लेते हैं। 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल पोर्टर। ये मॉडल दिया था, क्रिएट किया था एम पोर्टर ने, माइकल पोर्टर ने किया था, एम पोर्टर हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। 1979 में दिया था। अंडरस्टैंड करता है हाउ 5 की कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स आर इफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज। ये क्या बताता है कि जो हमारे 5 की कॉम्पिटिटिव फोर्स होते हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज को। ये फोर्स डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर्स को एंड लेवल ऑफ कंपटीशन को। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव फोर्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज में आर द लेस प्रॉफिटेबल इन इट इज। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव फोर्स है इंडस्ट्री में तो ये लेस प्रॉफिटेबल रहेगा। इंडस्ट्रीज विद लो बैरियर टू एंटर, few buyers suppliers but many substitute product, competitors will see as very competitive not attractive। ये कहता है कि अगर आपका इंडस्ट्री में बैरियर एंट्री जो है लो है, भी नए नए जो पार्टनर्स हैं, नए नए जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। आपके पास थोड़े बायर हैं और थोड़े से सप्लायर हैं और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, सारा कुछ नेगेटिव है। कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो वेरी कॉम्पिटिटिव है, ये अट्रैक्टिव नहीं है। चलिए इसका 5 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्री राइवल, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर,
थ्री टू एंट्री की एंट्री का कैसे क्या रोल है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, एक बार्गेनिंग पावर ऑफ, ये 5 पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंडस्ट्रियल राइवल, कि हमारा जो राइवल है, मेन हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह है, क्या का है। उसके बाद हमारे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कैसा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का कैसा है, थ्रीट ऑफ सब्सटीट्यूट कैसा है, एंड थ्रीट ऑफ एंट्री सिस्टम कैसा है। हाँ जी, अब पढ़ लेते हैं जो फैक्टर इन क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को, वो कौन कौन से। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को भी इफेक्ट करते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं मोटा मोटा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल फैक्टर एंड नेचुरल फैक्टर्स। हाँ जी, डेमोग्राफिक समझ आता है क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के क्या होते हैं, हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। फैक्टर्स इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड क्वांटिफाइबल्स, देयरफॉर इजी टू यूज स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशंस, इसके लिए हम इजीली अपना जो स्ट्रेटेजी होते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि एज हो गया, छोटे बच्चे, यंग एंड ओल्ड, उसके हिसाब से अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको की डिमांड को देखकर ही हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और फैमिली साइज कैसा है, जॉइंट फैमिली है या सिंगल फैमिलीज हैं, फैमिली लाइफ साइकिल कैसा है, एजुकेशन कैसा है, गांव के लोग हैं शहर के लोग, तो ज़्यादातर गांव में भी पढ़े लिखे हैं, सपोज करिए, क्वालिफिकेशन कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है, इनकम रिलीजन्स कैसा है, रेस नेशनलिटी कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, कौन से कंट्री का है। ये इफेक्ट करते हैं हमारे इंडस्ट्रीज को पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों तरीके से। एज मैंने आपको बता दिया, चिल्ड्रन है, 60 साल का है, 21 साल का है, 22 साल का है, उसके हिसाब से। हाँ जी, फैमिली साइज कैसा है, ये भी हो गया था। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, कौन से ऑक्यूपेशन पर वो पहन रहा है, कोई ड्रेस बना रहे हो तो आप। इकोनॉमिक, दूसरा आता है इकोनॉमिक, बिजनेस डिपेंड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर ऑल द रिक्वायर इनपुट्स एंड ऑल्सो सेल टू फिनिश गुड्स। आपको क्या चाहिए, इनपुट्स की ज़रूरत होती है और आप उनको सेल करते हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करता है, इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज राइटली सेड, सही कह रहा है, बिजनेस इज वन यूनिट ऑफ द टोटल इकोनॉमी। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि नेचर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी कैसी है, इन विच फर्म ऑपरेट, जैसे कि आप कौन सी कंट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। ठीक है, वहाँ की पॉलिसी कैसी है, वो आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होंगे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आता है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रिमूवल ऑफ रेशनल इम्बेलेंस, और इकोनॉमिक रिफॉर्म, पर कैपिटल, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर। फाइनेंशियल एंड फिजिकल सेक्टर्स आते हैं, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे क्या होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, जैसे कि वहाँ के लोगों का वैल्यू क्या है, बिलीफ क्या है, एटीट्यूड क्या है, ओपिनियन कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, जो सोशल कल्चर से बिलोंग करते हैं, पीपल कैसे जीते हैं, उनका काम क्या है, प्रोडक्शन, कंजप्शन वगैरह। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री का, कंट्री डिसाइड करती है, प्रमोट करती है, फोस्टर्स, इनकरेज, सेल्टर्स। ठीक है जी, कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज, स्टेबल है, ऑनेस्ट है, एफिशिएंट है, डायनामिक पॉलिसी, पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा है, ऐसा है कि लगातार चेंज होता रहता है, तानाशाही है, या फिर लोकतंत्र है,
किस तरह का वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आता है कि आप जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो वो क्या चेंज हो रही है नहीं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट करती है। पहले मोटे मोटे क्या होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, अब लैपटॉप्स आ गए, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है जी। मिनिमाइज करता है डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्शंस। तो देखिए, स्पोर्ट कंप्यूटराइज ऑपरेशंस, मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, सक्सेस एनालिसिस द कस्टमर्स, मिनिमाइजिंग द डिफेक्ट इन प्रोडक्ट। जैसे कि आप अगर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी पर्सनलिटीज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसे नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के ऊपर दिखाया गया है, दिया गया है। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मतलब नेचुरल, इकोलॉजिकल मतलब नेचुरल। चलिए पढ़ते हैं इसका क्या होता है। इकोलॉजिकल प्रेफर करता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर्स, जो हमारा ह्यूमन होता है और नेचर में क्या रिलेशनशिप है। अमॉन्ग द एलिमेंट्स ऑन नेचर themselves, human being air, soil, land forms, flora, fauna, rivers, oceans, mountains, सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। उन सबको ज़रूरत होती है एक दूसरे की। बट क्या करता है, इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्ट्रलाइज की गई और उनको क्या कर रही हैं, खराब कर रही हैं, ठीक है जी। तो नॉइस, स्मॉग, बहुत ज़्यादा रिवर्स में गंदा पानी जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है। तो बिजनेस नॉट ओनली वायलेंस पॉल्यूटेंट एज वेल, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल अच्छे ही होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, पॉल्यूशन को भी ये इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि फायर, रेन, एग्रीकल्चर्स में एक्टिविटीज में बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्केनोस कोई भी ये जन्म देते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर। ग्लोबल एंड इंटरनेशनल, अब वर्ल्ड हो गया है छोटा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, वर्ल्ड की मार्केट पूरी एक मार्केट बन गई है। तो अगर हमने क्या करना है, इंक्रीज द ट्रेंड फॉर कंपनीज टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस। अगर आपको अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करना है तो आपको अपनी बाउंड्री से क्रॉस करना होगा, होम कंट्री को क्रॉस करना होगा। ग्लोबलाइजेशन बिजनेस प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज बिजनेस को कि वो लार्ज स्केल पर अपना मार्केट पोटेंशियल यूज कर सकते हैं एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को ले सकते हैं। मीन, आप पहले छोटी एक कंट्री में काम करते थे, अब आप वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का सेवरल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज होती हैं। सेकंड, एबिलिटी ऑफ द compete इन द डोमेस्टिक मार्केट विद द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। अब आप बाहर जा रहे हो तो आपको होम कंट्री के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉम्पिटिटर मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स आपको इफेक्ट करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इंटरनेशनल टैक्स रेट पॉलिसी क्या है, इंक्रीज ग्लोबल ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड ब्लॉक्स कैसे हैं, नाफ्ता, ईयू, एशियन, डब्ल्यूटीओ के रेटेड, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, फीचर पढ़ लेते हैं हम। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है। मल्टीपल डायमेंशंस, एनवायरनमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से ही वो इफेक्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, जैसे कि सोशल हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन, ये सब क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को, इसके गोल्स को। अब पढ़ लेते हैं हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब ऑल दोज फैक्टर्स विच है बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट्स,
बिजनेस डिपेंड करता है ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर फॉर ऑल द नीड्स। ठीक है, तो बिजनेस डिपेंड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर, क्योंकि उसको इनपुट लेने होते हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स सेल टू फिनिश गुड्स, और उनको क्या करता है, इकोनॉमिक सेल करता है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फिनिश गुड्स को। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ग्रोथ स्ट्रेटेजी आती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल सेक्टर्स, रिमूवल्स, रीजनल इम्बैलेंस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, उसके 3 ग्रुप्स हैं, उसको डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कैपिटलाइजेशन। सिस्टम ऑफ कैपिटलाइजेशन स्ट्रेस द थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म, believing in private ownership of all the agents production in the private sharing of distribution process that determine the functions and reward of each participant। समझ में आया? इसका मतलब है ये क्या किस पर जोर दे रहा है, किस पर दे रहा है, प्राइवेटाइजेशन पर, कि जो सारा का सारा है वो क्या हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब प्राइवेट हो जाए। ठीक है, इसके 2 कैटेगरीज होती हैं, ये प्राइवेटाइजेशन पर जोर देता है, सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाए। ठीक है, एक होता है लेजिस्लेटिव कैपिटलाइजेशन, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, वेयर गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एब्सेंट ऑफ द नेग्लिजिबल्स। इसमें सारा का सारा क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है। मिक्स कैपिटलिज्म होता है, ये मॉडर्न टाइप का है। रेगुलर मिक्स कैपिटलिज्म वेयर कुछ पार्ट गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, मीन कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट होती हैं और कुछ क्या होती हैं, गवर्नमेंटल होती हैं। उसके बाद बढ़ते हैं सोशलिज्म। क्या पढ़ते हैं, सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है अंडर द सोशलिज्म टूल ऑफ प्रोडक्शंस आर मैनेज किए जाते हैं, जो हमारे टूल होते हैं प्रोडक्शन के वो मैनेज किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उनका ऑनर होते हैं गवर्नमेंट्स, ओनली गवर्नमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होते हैं, कंट्रोल ओवर द प्राइवेट हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट्स, सेल्फ रिलायंस। ठीक है जी, सोशलिज्म डज नॉट इन्वॉल्व इक्वल डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ अमंग द पीपल्स। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, मतलब ये सोशल गवर्नमेंट के पास होता है सारा कुछ। उसके बाद पढ़ते हैं कम्युनिज्म goes further to abolish all the private properties and property right to income। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ, कम्युनिज्म का मतलब हुआ कि जितने भी हम क्या कर रहे हैं, अबोलाइज कर रहे हैं सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एंड प्रॉपर्टी राइट टू इनकम्स, स्टेट वुड own and direct all instrument of production, sharing in distributive process, no relationship to private properties, since this right not exist। चलिए इसका पढ़ लेते हैं क्या होता है इसको। मार्क्स, कम्युनिज्म इज मार्क्स प्रेडिकेशन एट द फॉल ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स ये बताया था, इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी coupled with the class struggles, so ultimately sound of death equals capitalizations। क्योंकि अब कैपिटलाइजेशन में क्या होता था कि कुछ प्राइवेट के पास था, कुछ नहीं, सारा कुछ प्राइवेट के पास था, तो इससे क्या हुआ, इनइक्वलिटी पैदा हो गई। क्या हो गई, इनइक्वलिटी। तो इसके लिए हियर इज द व्यू ऑफ व्हेन कैपिटलिज्म फॉल, कैपिटलिज्म को हटाया गया, कम्युनिज्म आया। इसमें क्या होते हैं, गवर्नमेंट विल ऑन द ऑल द रिसोर्स डिटरमाइन द नीड ऑफ द सोसाइटी। इसमें गवर्नमेंट जितना भी रिसोर्स होती हैं उसको डिसाइड करती है। इट विल ऑल्सो डिसाइड वेरियस अदर इशूज, माइक्रो एंड माइक्रोज इम्पोर्टेंस भी देखती है इसका,
गवर्नमेंट जो होती है टर्न आउट all the custodian of the society in pure communism society. People will lead a life where the basic necessity are provided by the government. मतलब जो लोगों का मैक्सिमम मतलब जो उसका मिनिमम लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है, चीजें उनको नेसेसिटी जो है उनको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के द्वारा। अनएम्प्लॉयड इसमें बहुत कम होती है, ठीक है। और बट द वे इन विच कम्युनिज्म वॉज प्रैक्टिस इन चाइना, कम्युनिज्म किधर है, चाइना में है। क्रिएट impressions that government would operations, इसमें क्या होता है कि आपने अपना जो कैपिटलिज्म था उसको हटाकर कम्युनिज्म आया गया कि आपकी जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी हैं उनको कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मैक्सिमस कम्युनिज्म वाज फॉलो इन चाइना में, रशिया में, ईस्ट यूरोप में, ठीक है जी। ऑबलाइज किया था इसमें प्राइवेटाइजेशन प्रॉपर्टीज को, डायरेक्ट ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन पर शेयर किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रोसेस को, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट्स एज अ राइट नॉट एग्जिस्ट, समझे। हाँ जी, मिक्स इकोनॉमी हमारी इंडिया में है, कैपिटलाइजेशन भी है, सोशलिस्टिक भी है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। समझ में, इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी। कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिफॉर्म के कंसेप्ट क्या होते हैं इसका, देखिए इसमें लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें लिबरलाइजेशन क्या होता है। मीन इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेटिक एंड को मेक मोर कॉम्पिटिटिव। लिबरलाइजेशन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। चलिए इसको पढ़ते हैं कल। थैंक यू सो मच, थोड़ा सा रह गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्योति कॉमर्स क्लासेस। Do like and share because sharing is caring. थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।